डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ जाता है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में पाए जाने वाले जो हमारे फोर्सेस होते हैं, मेन फोर्सेस होते हैं, उसको हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 होते हैं। नंबर 1 इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 प्रकार के जो फोर्सेस हैं वो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस आपको याद करने हैं। पहला होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज के वीडियो में हम अपने 2 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इनके बारे में हम कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम यहाँ पे देखें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। क्या है यहाँ पे? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस, यानी कि पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी ऐसी 2 बॉडी जिनके पास क्या होता है, मास होता है, उनके मास की वजह से उनमें जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके मास की वजह से जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कोई भी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ये पहली बॉडी है, इसका मास हमारे पास मान लो m1 है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास हमारे पास है m2। ये 2 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, प्लैनेट्स की कोई भी 2 चीज़ हो सकती हैं, अर्थ की कोई भी 2 चीज़ हो सकती हैं, ये पेन हो सकता है, ये पेंसिल हो सकती है। तो कोई भी ऐसी 2 चीज़ जिनका कोई ना कोई मास है, तो उनमें मास की वजह से हमेशा एक फोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इनके बीच में यहाँ पे हम देखें कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो इनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लगता है। हमेशा इनके बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि पूरे यूनिवर्स में पाई जाने वाली किन्हीं भी ऐसी 2 चीज़ें जिनका मास होता है, उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल हमें किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है, F = G m1 m2/r²। यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G m1 m2/r²। तो G हमें पता है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है। और जो m1 है पहले ऑब्जेक्ट का मास, और m2 जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और r² क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी 2 चीज़ें जिनका मास होता है, तो उनके मास की वजह से हमेशा उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये बताया है, इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। और ये किन के बीच में लगता है? ये ऐसे 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जो उनके मासिस की वजह से, किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट में उनके मासिस की वजह से हमेशा जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या दी गई है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फिर हमने फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, F = G m1 m2/r²। तो m1 जो है वो पहले ऑब्जेक्ट का मास,
m2 जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और r स्क्वायर क्या है, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और g क्या है, हमें पता है g क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। g जो होता है ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज़ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, और इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। कैपिटल G इज़ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, दिस इज़ द यूनिवर्सल फोर्स, यानी कि ये वाला जो फोर्स है ये हमारा यूनिवर्सल है, कि पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी चीज़ों के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये हम किसी भी चीज़ के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, कि हमेशा ये अट्रैक्टिव होता है, चाहे हम अर्थ के बीच में या मून के बीच में निकालें, यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, इनके बीच में अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालें हमेशा वो भी पॉजिटिव होता है, यानी कि ये अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और मून जो है वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो हमेशा ये अट्रैक्टिव होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो सन है और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो ये अर्थ जो है ये भी सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और जो सन है ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो पूरे यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, किसकी वजह से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि उनके पास क्या चीज़ होती है, उनके पास मास होता है। तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ये वाला पॉइंट इसमें हो गया, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट इसमें फिर दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन ऑफ मून, यानी कि जो मून का मोशन है वो भी किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। यहाँ पे फिर दिया गया है मोशन ऑफ मून एंड सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ की तरफ जो हमारा मून घूम रहा है या अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रही है वो भी किसकी वजह से होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम की वजह से होता है। इसके बाद इसमें दिया गया इट प्लेज की रोल इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एटसेट्रा, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें किस चीज़ का पता चलता है, इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, और इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, यानी कि जो स्टार हैं वो हमारे कैसे बनते हैं और कैसे वो विकसित होते हैं, कैसे उनका विकास होता है। तो इवोल्यूशन का मतलब कैसे उनका विकास होता है, कैसे स्टार्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें किसके द्वारा बताई जाती हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट इसमें है लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत लंबे डिस्टेंस तक, यानी कि ये गैलेक्सीज़ में भी वैलिड है, प्लैनेट्स में भी वैलिड है, तो यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज का फोर्स है, यानी कि इसकी जो लिमिट है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अर्थ पे भी ये लागू हो रहा है, ये किसी भी चीज़ पे लागू होता है, ये पूरे यूनिवर्स में पाई जाने वाली किन्हीं भी दो चीज़ पे ये लाई करता है, अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। और इट इज़ ए वीक फोर्स, यानी कि इस फोर्स, ये वाला जो फोर्स होता है ये काफ़ी कमज़ोर होता है, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है काफ़ी कम आती है, फोर्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी वीक फोर्स होता है ये। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि इट इज़ द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मास की वजह से उनमें जो भी फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द यूनिवर्सल फोर्स, ये यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्स में जो है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट पे ये लग सकता है, हमेशा ये क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और मून जो है और सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, जो हमारे स्टार्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे उनका विकास होता है, गैलेक्सीज़ वगैरह कैसे बनती हैं, तो उनमें भी जो है ये वाला फोर्स जो है ग्रेविटेशनल वाला फोर्स जो है बहुत ही रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट इसकी फ़ीचर है कि ये हमारा लॉन्ग रेंज होता है, यानी कि हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल में भी लगा सकते हैं। इट इज़ ए वीक फोर्स, यानी कि ये फोर्स जो है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है,
इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा इनवर्स लॉ, ठीक है। यानी कि जब एफ है वो आर के इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे यहाँ पे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इन्वर्स का मतलब है कि उनमें अपोजिट रिलेशन है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर फोर्स डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इसी को ही हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि एफ जो है इस वाले फॉर्मूले में, अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले फॉर्मूले में एफ आर स्क्वायर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एफ जो है वो आर स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ये आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो हमारा कूलम फोर्स होता है। जैसे कि आपको पता है कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव, आपको पता है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है। यानी कि ये हमारा चार्ज है, इनके बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा। दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में भी कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा। और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है इनके बीच में कितना फोर्स होगा, इसको हम किससे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हम निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स होता है उसको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसको निकालने के लिए हम 12th क्लास में पढ़ेंगे हम कूलम्स लॉ कि दो फोर्स के बीच में अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि ये अगर पहला चार्ज है और ये अगर दूसरा चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है कूलम्स लॉ, और ये आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से दोनों चार्ज पार्टिकल के, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगता है उसको हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, कूलम्स लॉ से। और इस फॉर्मूले की वैल्यू होती है F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसमें हम क्या बताते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमारा फोर्स जो लगता है वो हम किसके द्वारा बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा बताते हैं। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है अभी मैंने बताई, कूलम्स लॉ से हम इसको बताते हैं F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और K क्या है, K जैसे कि यहाँ पे G क्या था, यहाँ पे G हमारा एक कांस्टेंट था, यहाँ पे G हमारा कांस्टेंट है, ऐसे यहाँ पे K क्या होता है, K हमारा एक कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमारा G कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारा K कांस्टेंट है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमारा M1 जो था पहली बॉडी का मास है और Q1 क्या है, पहली बॉडी का चार्ज है। Q1 जो है ये पहली बॉडी का चार्ज है। और यहाँ पे फिर हमने देखा कि M2 जो है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि M2 जो है वो दूसरी बॉडी का मास है और Q2 जो है यहाँ पे दूसरी बॉडी का चार्ज है। यानी कि दो बॉडी हमने रखी हैं, पहली बॉडी का चार्ज कितना है, ये पहली बॉडी का चार्ज है, ये दूसरी बॉडी का चार्ज है। और फिर यहाँ पे हमने देखा था कि 1/r², तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/r²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलम फोर्स के द्वारा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स होता है उसको हम कूलम फोर्स के द्वारा बताते हैं। और फिर हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमेशा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। हमेशा ये जो है ये फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और
अगर दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, एट्रैक्टिव। और अगर दोनों फोर्स सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा होगा, रिपल्सिव। तो यानी कि ये वाला जो फोर्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फिर ये दिया गया है कि ये भी क्या है, हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो ये भी काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जो है हम कूलम्स लॉ को लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, कि यानी कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है ये हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता। फिर इसमें दिया गया है दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे दो प्रोटॉन के बीच में निकालें, दो प्रोटॉन के बीच में अगर हम यहाँ पे कूलम्स लॉ से फोर्स निकालें और ग्रेविटेशन फॉर्मूले से फोर्स निकालें, तो दोनों का रेशो कितना आएगा, 10⁻36। यानी कि अगर उसने कहा है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के पास, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यानी कि इस वाले फॉर्मूले से जो आंसर आएगा, और दूसरा फॉर्मूला हम किससे निकालें, दोनों प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि दोनों प्रोटॉन के पास मास भी होता है, ठीक है, प्रोटॉन के पास चार्ज भी होता है और प्रोटॉन के पास मास भी होता है। तो अगर ये हमारे पास पहला प्रोटॉन है तो इसका मास होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और दूसरे प्रोटॉन का मास होता है वो भी हमारे पास सेम होता है। तो अगर मास वाला फॉर्मूला लगा के, मास वाला फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, F=G m1m2/r²। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम फोर्स निकालें, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो हम वैल्यू निकालें और इलेक्ट्रिक फोर्स से जो हम वैल्यू निकालें, तो हमें क्या मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी, 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा सबसे वीक फोर्स है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, या जो हमने कूलम फोर्स निकाला है, या जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकाला है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻36 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट इसकी क्या है कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये भी इस वाले फॉर्मूले में भी हमारे पास क्या आ रहा है, Q1 Q2/r²। यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो यानी कि ये वाला फोर्स भी जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। तो पहले वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो ऑब्जेक्ट में होता है उनके मास की वजह से, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में, यानी कि वो जो होता है वो हमारा चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r², जहाँ पे G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 जो है पहली बॉडी का मास, m2 जो है दूसरी बॉडी का मास, और r² जो है उनके बीच का डिस्टेंस होता है। सिमिलरली ऐसे ही फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी होता है, F=K Q1 Q2/r²। K है कांस्टेंट है, Q1 पहली बॉडी का चार्ज, Q2 दूसरी बॉडी का चार्ज, और r² जो है उनके बीच का डिस्टेंस है। फिर हमने देखा कि ये जो है ये यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। और फिर हमने बताया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा वो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो रिपल्सिव होगा, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सिव होगा, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है।
और ये जो है ये हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये भी हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये भी हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालें तो वो कितने टाइम्स ज़्यादा आएगी, 10⁻36 टाइम्स आएगी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फिर दोनों में हमने देखा कि ये भी हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है और ये भी हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी F की वैल्यू जो है वो 1/r² पे होती है, डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी फोर्स की वैल्यू जो है F = 1/r² पे डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, उनका कंपैरिजन हमने देखा। तो नेक्स्ट के जो 2 फोर्स हमारे बचे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।